Namaskar and welcome back to the channel. So we're back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which is first published in 1959. It contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen's Square. So we began with the chapter called Anoxic and Hypoglycemic States, Biochemical, yesterday, and this chapter has been authored by Mr. Derek Richard. We had done some introduction in the last video, that is yesterday's video, and now we'll continue with the introduction. तो ऑथर का कहना था कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स ऐसे किए गए थे जिनसे ये फाइंड आउट कर सके कि इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई यदि ब्रेन की कर दी जाती है तो उसके बाद ब्रेन कितने समय तक फंक्शन करेगा। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस था क्योंकि फ्लाइंग में ये यूज़ हो सकता था जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन कमिंग आउट ऑफ अ पावर डाइव इतना सफिशिएंट हो जाता है कि वो ड्रेन कर सकता है ब्लड को फ्रॉम द ब्रेन। तो अ सेंट्रीफ्यूज लार्ज इनफ टू टेक अ ह्यूमन सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट की गई थी बाय थर्स्टन इन 1903। उसमें वॉलंटियर्स को स्पिन किया गया था और सफिशिएंट स्पीड्स दी गई थी और उन्होंने देखा कि जो सब्जेक्ट्स है वो अनकॉन्शियस हो जाते थे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। एक्सेलरेशन इसके लिए दिया जाता था अबाउट 6.8 टाइम्स ग्रेविटी। उसके बाद ये कंफर्म किया गया और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगल एक्सपेरिमेंट्स जो सिमिलर किए गए आगे चल के, और वहाँ पे ये पाया गया कि एक्सेलरेशन यदि 5.2 टाइम्स ग्रेविटी देंगे तो प्रोड्यूस करेगा अनकॉन्शियसनेस विद इन 5 सेकेंड्स। अनकॉन्शियसनेस से पहले क्या क्या होता है? फेजेस ऑफ ब्लाइंडनेस होते हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस होता है एसोसिएटेड विद अबनॉर्मैलिटी ऑफ द ईईजी। एनॉक्सिक एंड अनीमिक एनॉक्सिया में टाइम जो लगता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में वो लॉन्गर होता है क्योंकि रिजर्व्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड कैन बी यूटिलाइज्ड। ब्रीदिंग प्योर नाइट्रोजन में क्या होता है, मतलब जब जो सब्जेक्ट है वो प्योर नाइट्रोजन ही ब्रीथ करता है तो उसमें अनकॉन्शियसनेस हो जाती है अबाउट 45 सेकेंड्स के अंदर अंदर। लेकिन इन हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया जो कि एक एजेंट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है सच एज हाइड्रोजन साइनाइड, अनकॉन्शियसनेस जो है उसमें अ मैटर ऑफ 5 to 10 सेकेंड्स में हो जाती है। ऐसा उस वक्त डिस्कवर किया जा रहा था। आगे ऑथर ने इसमें बात की कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एनॉक्सिया की और कितना रेसिस्टेंस होता है। तो जो ऑथर का उस वक्त देखा गया था चीज़ें, उसमें ये मानना था कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एनॉक्सिया जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं अप टू 5 to 6 मिनट्स तक। लेकिन यदि एनॉक्सिया जो है मोर देन अबाउट 10 मिनट्स रह जाता है ड्यूरेशन में तो वो इरिवर्सिबल चेंजेस कॉज कर देता है। रेसिस्टेंस टू एनॉक्सिया डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ कंडीशंस पे और पर्टिकुलरली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यूज़ पे। इसीलिए बेरेक एंड अदर्स ने शो किया एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में कि रेसिस्टेंस टू एनॉक्सिया जो है इन्वर्सली वेरी करती है विद द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड रेसिस्टेंस कंसिडरेबली इंक्रीज की जा सकती है बाय थायरॉइडेक्टमी और डिमिनिश की जा सकती है बाय गिविंग थायरॉक्सिन। रेसिस्टेंस टू एनॉक्सिया जो है इंक्रीज की जा सकती है बाय रिड्यूसिंग बॉडीज टेम्परेचर, और ये दिखाया गया उस वक्त कि स्मॉल एनिमल्स सच एज दी हैमस्टर एंड रैट जो है सर्वाइव कर पाते हैं पीरियड्स ऑफ एनॉक्सिया मोर देन हाफ एन आवर इफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द बॉडी टेम्परेचर टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये उस वक्त एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दिखाया गया। आगे ऑथर का कहना है कि जो फंक्शनल एक्टिविटी है ब्रेन की इन वीवो वो डिपेंड करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल पे और साथ साथ ऑक्सीजन टेंशन पे। ये दोनों फैक्टर्स सिनर्जिस्टिकली यानी एक साथ एक्ट करते हैं एंड इफेक्ट ऑफ एनॉक्सिया ऑन द ईईजी ग्रेटली एग्रेवेट हो जाता है या बढ़ जाता है बाय इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया। एनॉक्सिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया एक साथ मिलकर डिप्रेस कर देते हैं कॉर्टिकल पोटेंशियल्स को मोर देन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द सेपरेट इफेक्ट्स। मतलब अलग अलग जो इफेक्ट करेंगे वो तो करते ही हैं कॉर्टिकल पोटेंशियल्स को, लेकिन जब एक साथ सप्रेस करते हैं तो सिंगल सिंगल के प्लस भी करेंगे उससे भी ज़्यादा इफेक्ट वो एक साथ डिप्रेस कर देते हैं जब एक साथ होते हैं। तो इफेक्ट्स जो है हाइपोग्लाइसीमिया के ब्रेन पर वो ऑफसेट किए जा सकते हैं बाय इनहेलिंग 100% ऑफ ऑक्सीजन।
Conversely, resistance to anoxia can be increased by injecting glucose, so as to raise the blood glucose to a hyperglycemic level. Clearly, एक certain parallelism है between anoxia and hypoglycemia in their effects on the brain. Time scale of the changes is different. टाइम स्केल जो है दोनों कंडीशंस को अगर सेपरेटली देखें तो एनॉक्सिया और हाइपोग्लाइसीमिया में जो ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं उसका टाइम स्केल डिफरेंट रहेगा दोनों ही रिस्पेक्टिव कंडीशंस में। एनॉक्सिया में इफेक्ट्स जो है रैपिड होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज रिलेटिवली स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड रहते हैं। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दो मेन फैक्टर्स हैं जो रिक्वायर्ड ही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द ब्रेन, इसलिए देयरफॉर अप्रोप्रिएटली उनको दोनों को एक साथ कंसिडर उस वक्त किया जाता था, क्योंकि किसी की भी इफेक्ट से ब्रेन के फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ सकती थी। तो इधर से हम इंट्रोडक्शन फिनिश करते हैं जैसा कि इस चैप्टर में दिया गया है। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इन वीवो, जो हम नेक्स्ट वीडियो में होपफुली डिस्कस करेंगे। So thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video, subscribe to the channel, and do not forget to hit the like button and mention your comments in the comment section. Thank you so much.